हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 ऑफ क्लास 8 और इसके बाद हमारे बस 2 चैप्टर रह जाएंगे, सिर्फ ओनली 2 चैप्टर्स। इसके बाद हमारी जो क्लास 8 की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ होगा किस पर, PYQs पर। और हमारे जो भी ऐसे चीज़ें होंगी जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए साइंस पेडागोजी भी लेकर के आऊँ, जिससे कि आपका पूरे के पूरे 30 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाए और इधर उधर आपको इसके लिए कहीं भी भटकना ना पड़े। और इसी के साथ ही कल मैंने यहाँ पर आपके PYQ की एक वीडियो डाली थी, आप जाइएगा उसे देखिएगा और चेक कीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो मैंने PYQ लिए हैं वो आपके बिल्कुल एज इट इज़ जो CTET में पेपर आता है वही है ना। और जो लास्ट ईयर का वो आपका जो पेपर हुआ था CTET का वही है वो एकदम। और वहाँ से आपको बहुत सारे आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के वहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं और आपकी जो तैयारी है वो किस तरह की चल रही है। आपको एक अच्छा सा हिंट मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि हमें और कितने अच्छे से करना है, या जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो आपकी वेस्ट नहीं जा रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी उस क्वेश्चंस के रूप में यूटिलाइज हो पा रही है ना। तो वो PYQ करने से आपको बहुत सारा अंदाज़ा हो जाएगा। तो प्लीज़ जाइएगा लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर और वहाँ पर देखिएगा कि PYQ जो साइंस के आए हैं वो किस तरीके से वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दूसरी बात, जो भी आपके ये जो नोट्स हैं या फिर जो भी हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो भी चीज़ें होती हैं बिल्कुल एज इट इज़ पूछी जाती हैं वहाँ पर। तो आप वीडियोज़ को, इन थ्योरीज़ को हल्के में ना लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। हो सके तो अपनी नोट्स बनाइएगा, नहीं तो वीडियो को ही 2-3 बार 2x पर करके आप इसे देख सकते हैं अगर आपको स्पीड स्लो लगती है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि पेपर एक बार में ही पास हो जाए तो देखिए, आपको थोड़ा सीरियस होना होगा और सीरियस कैंडिडेट की तरह ही आपको प्रिपरेशन भी करनी होगी, नोट्स बनाने होंगे, रिविज़न करना होगा। और आपको क्या है, मॉक टेस्ट या फिर जो PYQs हैं आपके, उनको लगाते रहने होंगे। और साथ ही साथ आपको जो भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं उन पर भी इस पर इसी तरह से क्या है फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट पे ही आपका सारा फोकस होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा कि आपकी कमांड किसी 2-3 सब्जेक्ट पे सही होगी तो आप 1 या 2 सब्जेक्ट को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, बट अदर सब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है, अच्छे से ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं और हाँ, आज देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके तैयारी कर रहे हैं CTET की, तो उन तक भी वीडियो को पहुंचाइएगा और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, जो जो भी मेरे चैनल को देखते हैं प्लीज़ आप उन्हें लाइक भी कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और अपने जो भी आपके जानने वाले हैं उन्हें भी शेयर कीजिए और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइम से पहुँच सकें। तो हमारा चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो पहली लाइन यहाँ पर दी गई है, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक अच्छे चालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। तो जो जिन पदार्थों से होकर के विद्युत यानी कि जा सकती है वो क्या होते हैं, अच्छे चालक यानी कि सुचालक होते हैं। और जहाँ से विद्युत धारा आपकी क्या है, पास नहीं हो सकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हीन चालक या कुचालक कहते हैं। धातुएं जैसे तांबा तथा एल्यूमिनियम विद्युत का चलन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो ये आपको पता ही होगा कि धातु वाली जो चीज़ें होती है वो क्या होती हैं, आपकी कंडक्टर होती हैं, और जो आपकी रबड़ या प्लास्टिक जैसी चीज़ें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, इंसुलेटर्स होती हैं। इसके बाद है, क्या द्रव विद्युत के चालन होते हैं, करते क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं, ये पूछा गया है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से एक सेटअप दिया हुआ है, जहाँ पर सेल, बल्ब और यहाँ पर एक मेटल की ये जो चीज़ है ये यूज़ की गई है कि किस तरीके से पूरा परिपथ कनेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर जो बल्ब है वो फिर वो ग्लो कर रहा है ना। पर यहाँ पर देखो हमने क्या क्या कि क्योंकि हमने इस वाले जो स्क्रू ड्राइवर का आगे वाला पार्ट क्या होता है, मेटल का होता है। तो क्या था, क्योंकि ये मेटल का था तो वहाँ पर परिपथ पूरा हो जा रहा था, क्योंकि ये पीछे का कैसा होता है, प्लास्टिक होता है। तो प्लास्टिक में क्या है, ये इंसुलेटर होता है, जिसकी वजह से क्या है, परिपथ पूरा नहीं हो पाता और हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर पाता है। तो हमारा हेडिंग है कि द्रव विद्युत के चलन करते हैं। तो देखते हैं हम विद्युत जो द्रव में विद्युत का चलन होता है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बेकार फेंकी गई बोतलों के, प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन
एकत्र करके साफ करिए। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ेलिए। अपने संपरिचित्र को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर न हों, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी न करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नींबू का रस यहाँ पर इस वाले संपरिचित्र में लिया हुआ है ना। और यहाँ पर जो उसके दो मतलब वो हैं, आपके जो सिरे हैं संपरिचित्र में जो है, तो वहाँ पर वो इस तरह से डुबोए गए हैं और इस तरीके से डुबोए गए हैं कि 1 सेंटीमीटर की लगभग इनके आपस में दूरी हो, आपस में एक दूसरे को ये स्पर्श ना करें। और जब यहाँ पर हम देखते हैं तो देखेंगे कि जो नींबू के रस तथा सिरके में विद्युत चालन परीक्षण होता है, या परीक्षण इस तरह से हम सेटअप करते हैं। जब संपरिचित्र के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संपरिचित्र का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये क्या है, बल्ब यूज़ किया है। यहाँ पर ये बैटरी का यूज़ किया हुआ है। तो जब हम इस बैटरी को कनेक्ट करते हैं पूरा हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ से फ्लो होकर के जो करंट है वो इस तार से ऐसे जा रही होती है, जिसकी वजह से क्या है, बल्ब ग्लो करने लग जाता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि परिपथ पूरा हो रहा है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देता तो संपरिचित्र का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता। तो अगर ऐसा होता कि इसका ये मान लो अपने आप से विद्युत को पास नहीं होने देता जो है, तो क्या हो जाता कि बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता उस टाइम पर। तो पर लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब हमने नींबू का रस या सिरका लिया है तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर वो उसको फ्लो होने दे रहा है, और जिससे कि हमारे परिपथ पूरे होने की वजह से बल्ब जलने लग जाता है। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त न हो। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। तो कई बार ऐसा भी होगा कि कोई हमारा जो द्रव में जो चालक है वो मतलब है तो आपका चालक यानी कि कंडक्टर है, बट लेकिन हो सकता है कि अगर बल्ब दीप्त ना हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो हमारा परिपथ है वो पूरा नहीं हो पाया, या फिर जो द्रव में जो हमने लिया है वो आपका कंडक्टर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका जो बल्ब है हो सकता है वो उच्च ताप का हो, है ना। जो उसका तंतु है यानी कि ये जो तंतु यहाँ पर यूज़ होता है ये वाला, इसे बोलते हैं तंतु। ये मतलब इतना इसका हाई टेम्परेचर हो कि जितना टेम्परेचर वहाँ पर उसको पहुँच रहा है या विद्युत धारा उस तक पहुँच रही है वो सफिशिएंट ना हो तो वो दीप्त नहीं हो पाएगा। या हो सकता है परिपथ में धारा जो दुर्बल हो या तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है, तो अब ये देखेंगे। यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चलन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह विद्युत धातु के भांति आसानी से विद्युत का चलन न कर पाता हो, जिसके कारण संपरिचित्र का परिपथ तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। तो वो किस पर डिपेंड करता है कि धातु की भांति मतलब ज़रूरी नहीं है जो भी हमने जो विद्युत का चालन करने वाली जो चीज़ है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या इतनी ज़्यादा स्पीड में उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि वो उस बल्ब को जलाने में सक्षम हो। तो कई बार इसलिए रीजंस भी हो सकते हैं विद्युत धारा के जो बल्ब को दीप्त ना करने में। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। तो इस वाले जो मतलब थ्योरी को या जो है हम इस एक्सपेरिमेंट से समझ के देखेंगे कि किस तरीके से होता है ये। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एलईडी के बारे में कुछ दिया गया है, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी क्या होती है आपकी, प्रकाश उत्सर्जक की लाइट एमिटिंग डायोड। हम इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या नाम होता है इसका, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। सबसे पहली बात, एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो तार है, देखो एक तार यहाँ पे क्या है, लंबा लिया हुआ है। याद रखिए कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे धन से जोड़ेंगे, ठीक है, और इस वाले को हम जो छोटे वाला होगा इसे हम नेगेटिव से जोड़ेंगे।
है ना। तो तभी क्या होगी, हमारी विद्युत धारा होगी। तो देखो इस तरह के से ही क्वेश्चन अगर आप कल के PYQ देखेंगे तो आपको वहाँ पे स्टेटमेंट, असर्शन, रीज़न के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन आए हैं। कहीं से कहीं से पूछ लिया जाएगा कि जो LED में आपका जो तार होते हैं वो छोटे या बड़े होते हैं, है ना, या बराबर होते हैं, इस तरीके से आ सकता है। जो धन टर्मिनल वाला कौन से तार है, लंबा तार जोड़ेंगे या छोटा तार जोड़ेंगे, है ना। दूसरा क्या है कि हम LED का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कम ताप पर भी क्या होगा, या कम विद्युत धारा पर भी क्या होगा, दीप्त हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और इसी से ही क्या है आपका क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो अब इसके बाद देखते हैं कि ये यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं था, इसका जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर दी गई है कि माचिस की खाली डिबिया से ट्रे निकालिए, ट्रे पर एक विद्युत धारा के कुछ फेरे लीजिए। देखो यहाँ पर ये एक माचिस की डिबिया ली गई है और उसके ऊपर क्या है कि एक तार है, विद्युत तार को क्या है लपेटा गया है। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखी है। देखो यहाँ पर एक छोटी चुंबकीय सुई रखी हुई है। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। आपका तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला संपरिचित्र तैयार है। संपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपको चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है। तो यहाँ पर जब हमने ये जो सेटअप तैयार किया है और यहाँ पर हमने परिचित्र मतलब तैयार जो किया होगा, उसमें यहाँ पर हमने नींबू का रस सिरका या जो भी हमारा कंडक्टर जैसा कोई लिक्विड होगा हमने वहाँ पर उसे डाला होगा। और यहाँ पर जब हमने बैटरी को चालू किया होगा, कनेक्ट किए होंगे तार, तो क्या होगा कि जो धारा है वो जब यहाँ पर चलेगी तो चलने से क्या होगा कि जो ये जो सुई है मतलब इधर उधर मूव करेगी। तो ये जब मूव करेगी इधर उधर तो हमें इससे क्या अंदाज़ा लगेगा कि मतलब विद्युत धारा के प्रभावित होने पर भी चुंबकीय जो सुई है वहाँ पर उसमें प्रभाव हमें देखने को मिलता है। समपरिक्षेत्र के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए। उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछकर सुखाइए। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रवों जैसे टोटी का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ दोहराइए। प्रत्येक द्रव का परीक्षण करने के पश्चात समपरिक्षेत्र के सिरों को जल में धोकर तथा पोंछकर सुखाना अवश्य याद रखिए। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है अथवा नहीं। तो ये चीज़ें हमें क्या है डिफरेंट जो द्रव हैं उनके साथ करके देखनी है। तो देखते हैं हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। जब हम नींबू का रस होता है तो वहाँ पर क्या होता है आपका जो सुई है विक्षेपित होती है, हाँ, और वो क्या है एक अच्छा चालक है। सिरके के लिए भी हाँ होगा और वो भी एक अच्छा चालक होगा। टोटी का पानी भी होगा और वो भी। और लेकिन वनस्पति तेल, दूध या शहद के साथ ये काम करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर उस तरह के जो मतलब आपके कण होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ से पास होने देंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं, कुछ हीन चालक हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चलन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत विरोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालक यानी कि सुचालक तथा हीन चालक के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है। हमने टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया है। अब देखते हैं इसके आगे कि अब यहाँ पर देखते हैं कि जो आसुत जल होता है विद्युत चालन वो कर पाता है या नहीं। एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक के रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। समपरिक्षेत्र का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि आसुत जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं। आप क्या पाते हैं, आसुत जल विद्युत चालन करता है। अब एक चुटकी साधारण नमक लेकर इसे आसुत जल में घोलिए, फिर परीक्षण कीजिए। जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता। उसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो आसुत जल होता है आपका वो वहाँ से विद्युत पास नहीं हो सकती है, ठीक है। और जो आपका किसी भी ताल से, किसी भी झील से जो पानी है वो लिया जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ से उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ खनिज लवण प्रेजेंट
होती हैं। जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देती हैं। इसलिए हमें वैद्युत संयंत्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कुछ भी जल होता है उसमें प्राकृतिक रूप से कुछ ना कुछ आपके खनिज लवण जरूर होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। परंतु अगर हम गीले हाथों से या गीली चप्पलें पहनकर या गीले फर्श पर नंगे पैर खड़े होकर के अगर हम विद्युत का कोई भी काम करते हैं तो हमें करंट लग सकता है, तो हमें उस चीज़ से बचाव करना चाहिए। ठीक है। और इसलिए हमें सलाह भी दी जाती है कि कोई भी बिजली का काम करने से पहले आपको अपनी चप्पलें पहन लेनी चाहिए या आपके हाथ सूखे रहने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक और यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है, देखते हैं इसमें क्या है। बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के 3 अस्वच्छ ढक्कन लीजिए। प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आंसू जल भरिए। एक ढक्कन के आंसू जल में कुछ बूंदे नींबू के रस या तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मिलाइए। अब दूसरे ढक्कन के आंसू जल में कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदे मिलाइए। तीसरे ढक्कन के आंसू जल में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए। परीक्षण कीजिए इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चलन करता है और कौन सा नहीं। आपका क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि विद्युत चालन करने के लिए अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारक तथा लवण के विलयन होते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद रखनी है क्या कि जो आपके द्रव होते हैं चाहे वो अम्ल हो, क्षारक हो या लवण हो, उनमें से विद्युत चालन हो सकता है। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि किस तरीके से वो प्रभाव उत्पन्न कर रही है। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 बेकार सेलों से सावधानी पूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए। यहाँ पर देखो ये कार्बन की छड़ें यहाँ पर इस तरीके से ली हुई हैं। उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करके इन पर तांबे के तार लपेटिए। अब रेगमाल से साफ करके यहाँ पे क्या है, और तांबे के जो तार हैं लपेट दिए गए हैं। एक बैटरी से उनको जोड़ा है। यहाँ पर इसके एक पार्ट को यहाँ पे ऐसे जोड़ा गया है और दूसरे को इस तरीके से बैटरी से जोड़ा गया है। इन दोनों छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई हैं, इलेक्ट्रोड्स बन गई हैं। ये छड़ें क्या बन गई हैं, हमारी इलेक्ट्रोड बन गई हैं। ठीक है। इसके बाद कार्बन की छड़ों के स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच भरकर नमक, साधारण नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहें। 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोडों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोडों के समय भी किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं। हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे कि जब जल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है कि कुछ समय पश्चात आपको यहाँ पर कुछ गैस के बुलबुले इस तरीके से सुनने में आते हैं। तो वो क्या होते हैं, आपकी हाइड्रोजन गैस होती है जो आपको बुलबुले सुनने के लिए दिखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि एक ये जो ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या, विलियम निकलसन, यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबा हो तो उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो अगर कोई भी हमने इलेक्ट्रोड लिया है और उसे जल में डुबाया है और वहाँ से हमने विद्युत धारा क्या है प्रवाहित की है, तो हमेशा ये पॉसिबल ही होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के क्या है बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो आपके जो नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिव वाले पार्ट पर तो आपका हाइड्रोजन के बुलबुले देखने के लिए मिलेंगे, और जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट, सपोज ये आपका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के बुलबुले देखने के लिए मिलेंगे इसके आसपास। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है नेगेटिव के पास जा कर के जुड़ता है, सॉरी पॉजिटिव के पास, और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव के पास जा कर के अटैच होता है। किसी चालक विलयन के से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं।
तो देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन देखो, एक एक लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ऐसे ही बन करके आते हैं, है ना। आपने अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइएगा और उसे ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन किस तरीके से चैप्टर के बीच में से उठ के ही बन जाते हैं। तो यानी यहाँ पर देखो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग की जाने वाली जो इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है ना, कि कोई भी जो आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, सबसे पहली चीज़ वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होंगी। रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही होगी तो वहाँ पर क्या है कि वो किस तरीके से मतलब होगी, तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड वो कैसे होंगे, है ना। और दूसरा क्या है कि जो आपकी मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप किस तरीके से भेज रहे हैं, वही सब चीज़ें जो हमने ऊपर देखी थी वो भी हो सकती है। तो इस तरीके से क्या है, हम विद्युत धारा को जो प्रभाव है देख सकते हैं। इसके बाद है हम कि क्या कुछ फल एवं वनस्पतियाँ भी विद्युत चालन करती हैं या नहीं। उसने एक आलू, यानी कि हम यहाँ पर एक आलू देख रहे हैं, एक आलू लिया है और अब देख रहे हैं कि क्या आलू से भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो हमने आलू को 2 बराबर भागों में काटा तथा समपरिक्षित्र के तांबे के तारों को इसमें निर्विष्ट कर दिया। तभी माँ ने बुला लिया। वह आलू में निर्विष्ट किए गए समपरिक्षित्र के तारों को बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं है। तो अगर यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है कि इसके आसपास क्या है, ये नीला हरा सा धब्बा बन गया है, पर दूसरे के पास ऐसा नहीं बना है। हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनता है। तो यहाँ पर क्या है, धन टर्मिनल होगा, है ना आपके, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है तो धन टर्मिनल होगा और ये आपका नेगेटिव वाला होगा। तो बनता है, उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सपोज़ अगर हमें ये नहीं पता है कि बैटरी का कौन सा सिरा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से कोई ना कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हमारे घर में जो रखी हुई चीज़ें होंगी, आलू लिया और उसको इस तरीके से वहाँ पर एक तार ले करके जो कंडक्टर होगा और उसको एक पॉइंट उसका पॉजिटिव से और एक नेगेटिव से कनेक्ट करके चेक करेंगे और यहाँ पर देख लेंगे कि ये वाला हमारा जो हमने बनाया था माचिस की डिब्बी और कंपास लेकर के कि ये काम करेगा या नहीं। और इसे नहीं भी लेंगे तो क्या होगा कि अगर यहाँ पर हमारा ये इस तरह का रंग इकट्ठा होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा धन टर्मिनल है। जो जब धन टर्मिनल के पास इकट्ठे हो रहे हैं यानी कि पॉजिटिव, हम इसको मान सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद है, उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप खोज किसी चीज़ को रहे हैं और आप कुछ अन्य खोज कर लेते हैं। अनेक महत्वपूर्ण खोजें इसी प्रकार से हुई हैं। तो साइंस के बारे में आपने पढ़ाई होगा कि बहुत सारे जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं कि वो जो एक्सपेरिमेंट होता किसी और काम के लिए, बट लेकिन उससे कोई और ही खोज हो जाती है। इसके बाद आता है आपका विद्युत लेपन। नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं, तथापि यदि दुर्घटनावश इनमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए भी देखा होगा जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग से उनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे। वैसे जनरली तो यही होता है कि एक धातु के ऊपर जब दूसरी धातु की जब कोटिंग की जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। मतलब विद्युत के सहारे जो मतलब दूसरी धातु के ऊपर कोई कोटिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उसे क्या कहेंगे, विद्युत लेपन कहेंगे। तो यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है कि हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर साइज़ की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तत्व के बीकर में 250 ml आंसू जल लीजिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए, इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों को संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से क्या है कि यहाँ पर एक ये कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है। इसमें हमने कुछ बूंदे H2SO4 की भी मिला दी थी, जिससे कि जो आपकी जो उसकी दर है, यानी कि जो उसकी लवण क्षमता है वो बढ़ जाए। यहाँ पर ये हमने तांबे की प्लेट ली हुई हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, और इस तरीके से पूरा जो परिपथ है हमने कनेक्ट किया है ये। तो परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं। क्या आप इस पर कोई परत चढ़ते देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? तो जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है ना। तो जो कॉपर सल्फेट है वो आपका किस में वियोजित हो जाएगा? कॉपर में और सल्फेट में वियोजित हो जाएगा। स्वतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से, यानी कि ये जो होगा आपकी बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। दूसरे इलेक्ट्रोड में से जो तांबे की प्लेट से बना है समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो आपका विद्युत लेपन की जो प्रक्रिया है यहाँ पर इस तरह से होती है कि जो तांबे की प्लेट वाला जो बना हुआ है वो यहाँ पर आता रहता है, और जो कॉपर सल्फेट से बना हुआ जो कॉपर है वो ऋण टर्मिनल पर जा कर के क्या है इकट्ठा होता रहता है। इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता जाता है। विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहती हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। तो मैंने जैसे कि ऊपर बताया था आपको कि जो धातु की जो परत होती है वो निक्षेपित करना किसी दूसरी धातु के ऊपर, वो भी विद्युत की हेल्प से, तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत लेपन कहेंगे। और ये आपका रासायनिक प्रभाव का ही एक एग्जाम्पल होगा। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नानघर की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों की रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होता। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील है, इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा लोहे लगने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। इसके बाद है विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग की जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ क्या है आपका चैप्टर ये फिनिश हो गया है। होपफुली आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और हम छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ द्रव विद्युत के सुचालक है तथा कुछ हीन चालक हैं। विद्युत चालन करने के वाले अधिकांश द्रव अम्ल क्षारक तथा लवणों के विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहती हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इसके बाद है खालिस्तान। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव हैं अम्ल, क्षार, लवण के विलयन होते हैं। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इसके बाद है
जब संपरिच के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय से विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण, हाँ तो देखो जब क्यों हो रही है, जब यानी कि जो विद्युत का ये सुचालक है तभी ऐसा हो पा रहा है कि वो विक्षेपित हो पा रही है, अपनी जगह से इधर उधर हो पा रही है ना। क्यों? क्योंकि जो आपका जो यहाँ पर जो भी द्रव लिया गया है वो कैसा है, विद्युत का सुचालक है। इसके बाद है कौन ऐसे 3 द्रव हैं जो चुंबकीय जिसमें विक्षेपित हो सकती है, अम्ल, क्षार, लवण। किसी भी तरह का अगर हम द्रव लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित जरूर होगी। इसके बाद है दर्शाए गए व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं। तो अगर हमारा जो सबसे पहले तो यही है, जो द्रव हमने लिया है अगर हमारा ये चालकहीन होगा तो फिर क्या होगा कि हमारी जो विद्युत है वो नहीं जल पाएगी और हमारा बल्ब नहीं जल सकता। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, हमने ऊपर भी देखा था कि अगर कोई भी परिपथ है, अगर वहाँ पर हमने चालक, अगर मान लो हमारा ये सुचालक भी है तो ऐसा नहीं है कि क्या होगा कि वो जल जाएगा। कई बार क्या होगा कि ये इस तरह का होगा कि उचित जो उसका उच्च ताप का होगा, जिसकी वजह से सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी इसको नहीं पहुंच पा रही होगी, जिसकी वजह से ग्लो नहीं हो सकता। दूसरा ये हो सकता है कि जो हमने यहाँ पर तार लिया है, हो सकता है वो सुचालक ना हो, यानी कि चालकहीन हो सकता है। दूसरा क्या है, वो हमने लूज़ कर दिया है, या तो वो इस द्रव में ठीक से नहीं डूब पा रहा है या फिर वो बैटरी से सही से कनेक्टेड नहीं है। तो कोई ना कोई एक रीज़न ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि बैटरी हमारी क्या है यहाँ पर ख़त्म हो गई हो। ठीक है, तो ये हमारे संभावित कारण हो सकते हैं किसी भी परिपथ में ना पूरा होने के। 2 द्रव ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरिक्षित्र का उपयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरिक्षित्र का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो कॉमन सी बात है, जब एक चमकीला पैदा हो रहा है और बी कम चमक रहा है तो जो द्रव ए होगा वो द्रव बी से क्या है, अच्छा चालक होगा। इसके बाद है, क्या शुद्ध जल विद्युत का आचरण करता है, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जो शुद्ध जल, यानी कि शुद्ध जल से मतलब है यहाँ पर आशुद्ध जल से, ठीक है, जो हम फिल्टर वाला पानी होता है या हमारा जो आरओ का पानी होता है वो, तो वो नहीं, वहाँ पर चालन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का जो लवण होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आशुद्ध जल हमारा काम वहाँ पर नहीं करेगा। तो हमें उसके लिए क्या कर, अम्ल, क्षारीय, लवण में से कोई ना कोई उसकी मिलावट करनी पड़ेगी। आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए, पानी में उपस्थित लवण सुचालक का कार्य कर सकते हैं और बिजली का झटका लग सकता है। तो कॉमन सी बात है कि अगर हमने पानी वहाँ पर, मान लो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो बना हुआ है और वहाँ पर हम पानी लगाएंगे तो पानी जो होगा उसमें लवण होंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी लवण से होकर के वो क्या है कि सारे घर में या फिर जो पानी से आग बुझा रहे हैं उन्हें भी वहाँ पे उनको झटका लग सकता है। तो पहले से ही हम क्या कर देते हैं, विद्युत आपूर्ति को बाधित कर देते हैं, जिससे कि पानी का यूज़ करने पर वो किसी को भी झटका ना दे सके। इसके बाद है, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरिचित से पानी के पीने का पानी तथा समुद्र के पीने के पानी का परीक्षण करता है। देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं। तो अब कॉमन सी बात है कि जो पीने का पानी होगा वो कम लवण उसमें प्रेजेंट होंगे और जो समुद्र का पानी होगा उसमें अधिक लवण प्रेजेंट होंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो समुद्र के पानी में जो चुंबकीय सुई है वो अधिक विक्षेपित होगी बजाय कम लवण वाले के। इसके बाद है कि क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है। व्याख्या कीजिए। नहीं, ये असुरक्षित होता है, क्योंकि अगर पानी जो वर्षा के समय क्या होगा कि पानी भरा हुआ रहेगा और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वहाँ पर फ्लो हो सकती है और फ्लो हो करके उसको कोई ना कोई झटका वो दे सकते हैं। तो वहाँ पर ही हम इसे कहेंगे कि ये असुरक्षित होगा। इसके बाद है, पहली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध होता है जितना कि आसुत जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संपरिक्षित्र से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है। तो अब जब हम, क्या होता है कि जो बादल में जो पानी होता है वो शुद्ध ही होता है, परंतु जब वो नीचे आता है तो एनवायरनमेंट में जितने भी मौजूद लवण होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं, जिससे कि जो सुई है वो विक्षेपित हो जाती है जब हम उस पानी का यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो जो बादल होते हैं हमारे, वहाँ पर जो पानी होता है वो हमारा आसुत जल ही होता है, बट लेकिन जब पानी होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो वो इम्प्योरिटीज़ उस पानी में मिलने से क्या हो जाते हैं, उसमें लवण आ जाते हैं। और अगर हम उस पानी का यूज़ किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में करेंगे, तो वो क्या है, वहाँ से पास उसे होने देती है। इसके बाद है आपका कि जो प्रक्रिया अपने जो क्रियाकलाप यहाँ पे कि वह कॉपर के संशोधन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक शुद्ध अशुद्ध कॉपर की इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाएगा? तो अशुद्ध जो है वो आपके धन से जोड़ना होगा और शुद्ध को क्या होगा, ऋण से जोड़ना होगा। तो इस तरीके से क्या है, आपका यहाँ पर ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है और हमने इसकी एक्सरसाइज भी कर ली है। चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से और बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश की है, जैसे कि बच्चे को समझाया जाता है। और मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि एक बार आप PYQ को ज़रूर करके देखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हमारी ये जो NCERT के नोट्स हम पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ भी आपका ऐसा चीज़ नहीं है जो बिल्कुल भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक उसे शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें ले करके आ सकूँ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।